Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Domestic stock indices rise more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above 57,300 points. Nifty finishes above 17,200 level. Rupee appreciates to 76 rupees and 58 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rise to trade around $103 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार 1% से अधिक की बढ़त में रहे। सेंसेक्स 57,300 के ऊपर और निफ्टी 17,200 के ऊपर हुए बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होकर 76 रुपये 58 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $103 प्रति बैरल के करीब था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज 1% से अधिक की वृद्धि पर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले संकेत सकारात्मक रहने के बीच घरेलू शेयर बाजारों में तेजी आ गई। सेंसेक्स 57,300 के ऊपर पहुंच गया और निफ्टी 17,200 को पार कर गया। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.37% की तेजी से 777 अंक बढ़कर 57,357 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.46% की वृद्धि से 247 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 17,201 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.62% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.76% की बढ़त दर्ज हुई। Sensex and Nifty today climbed more than 1%. Domestic stock indices gained amid positive cues from the global share markets. Sensex at the BSE closed above 57,300 points, while the Nifty at the NSE settled above 17,200 level. Sensex rose by 777 points, 1.37%, to trade at 57,357, while Nifty surged 247 points, 1.46%, to trade at 17,201. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained by 1.62%, while the small-cap index ended 0.76% up. In the Sensex pack, 26 companies logged gains, while 4 declined. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it added 4.1%, followed by Power Grid, which gained 3.9%. Titan climbed 3.8% and IndusInd Bank rose 3.5%. On the other hand, Axis Bank fell by 0.7%. In sectoral indices at the BSE, all indices witnessed gains. Power Index surged by 3.6% and Realty Index climbed 3.5%. Utilities jumped 3.4% and Auto Index gained 2.8%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,907 companies gained while 1,502 companies fell. Shares of 93 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती से 76 रुपये 58 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 2 वर्षों के ताजा उच्चतम स्तर को छूते हुए 0.23% की वृद्धि से 101.96 के स्तर पर था। सुषमा जी, आज हम खासा उछाल देख रहे हैं बाजार में। 1.37% सेंसेक्स बढ़ा है, 777 अंक 2 दिन लगातार गिरने के बाद। कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? ये जो हम एक वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण आपको दिखाई देते हैं? देखिए, वॉलेटिलिटी तो बहुत है। अभी आपने कहा कि 777 अंक बढ़ा है, लेकिन शुक्रवार को 715 पॉइंट गिरा था। तो इतनी जो वॉलेटिलिटी है उसके कई वजह है, जैसे आप कह रही हैं, जैसे आप पूछ रही हैं। एक तो ज्यादातर जो ग्लोबल क्यूज की वजह से ये हो रहा है। अगर आप देखें विश्व भर में तो इन्फ्लेशन सब जगह बढ़ रहा है। अब अमेरिका में जहां इतना इन्फ्लेशन कभी डिकेड से नहीं हुआ, उतनी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ रही हैं।
दूसरी तरफ तेल के दाम बढ़ रहे हैं जो बिल्कुल धीमी जो बिल्कुल सॉफ्टनिंग ट्रेंड पे पहले हो रहे थे। तीसरी बात यह है यूक्रेन का जो क्राइसिस है, यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसकी वजह से पूरे विश्व भर में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चली हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो ये कई सारी चीजें हैं। और इसके अलावा चीन में जो अभी कोविड का जो रिसर्जेंस हुआ है, पहले तो सिर्फ शंघाई में हमें सुनने को आया कि वहां पर बहुत सारे केसेस हैं, अब बीजिंग में भी आ गया है और लगता है कि लॉकडाउन होगा, मूवमेंट कर्व्स होंगे। तो इसका मतलब जो डिमांड है, जो चीन का जो डिमांड है, और बहुत बड़ा डिमांड चीन का है, तेल का है, मेटल्स का है और बहुत सारी कमोडिटीज का है, उसका जो डिमांड है वो कम होगा। इसका असर जरूर तेल के दामों पे भी पड़ेगा, बाकी कमोडिटीज के ऊपर। और इसका मतलब ये भी है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है उनकी काफी डिस्ट्रप्शन होगी। तो ये सारे जो क्यूज, जो ग्लोबल क्यूज हैं, इनकी वजह से वॉलेटिलिटी है। हाँ, आज के दिन में बढ़त हुई है। कह सकते हैं कि एक दिन ठीक चल रहा है, एक दिन खराब चल रहा है। आज की जो बहुत अच्छी खबर है कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, और तेल के दाम भी थोड़े से कम हुए हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजों की वजह से कभी अप्स एंड डाउन ये रहेंगी, और मुझे तो फॉरसीएबल फ्यूचर शॉर्ट रन में ये वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि ये काफी दिन चलेगी। Sushma, the bounce back in the market, once again, the DIIs are the net buyers to the tune of 1,644 crore rupees, and the FIIs are the net sellers. Have continued to be so. And what we have seen sectorally as well regarding FMCG is that it fell yesterday and has bounced back again, just like the index, because of the ban on exports of palm oil. What is the market looking at? Are we just looking at retail investors or helping out the way DIIs are investing in the market, or are we likely to see the market continue to go volatile? One day it picks up, then it falls, then it picks up, then it falls. Well, I think, Arjun, you are going to see that this kind of volatility. The DIIs definitely are making purchases, and I think that reflects the positivity on the domestic front. The positive or the silver lining is that the impact on the Indian economy is not the impact of the Ukraine crisis on the Indian economy is not as much as was originally anticipated. So despite global supply chains being disrupted, we are not having such a difficult time here. The major impact for India is the increase in crude oil prices, because we are importing 80% of our supplies, and therefore there are inflationary pressures on the economy. But apart from that, the fears that we would not have, there would be problems of availability of goods, that has certainly eased. So on the domestic front, things are not that bad. There are certain areas, for instance, which are doing well. For instance, auto is doing well, IT is doing well, and the demand within the country is picking up. Exports are doing well. So we are on the domestic front, things are much better. But the global cues, the global impact, you simply cannot divorce yourself from the globalized world. And the impact of the crisis is going to be felt in this country. And to that extent, you are going to have continued volatility, as you said, one day up and one day down. So आपको लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ असर आएगा? जैसा आप कह रही हैं कि सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हुई है चाइना में कोविड कर्व्स की वजह से, या यूक्रेन रशिया की जो सिचुएशन है उसकी वजह से, सो आपको लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अभी प्रेशर में रहेगी शायद कुछ क्वार्टर्स तक? नहीं, मेरे ख्याल में इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि जिसका जो असर है हमारे देश में इतना ज्यादा नहीं है जितना पहले समझा जा रहा था। पहले डर ये था कि जैसे आपने कहा ग्लोबल सप्लाई चेन्स का असर होगा, लेकिन इतना नहीं हुआ है और सप्लाईज हमारे पास आ रही हैं। और जैसे फॉर इंस्टेंस आप तेल की ये पाम ऑयल की बात हो रही थी, तो सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन से मंगवाते थे,
अब हम तेल जो है एडिबल ऑयल कई और देशों से मंगवा रहे हैं। अब इमीडिएट क्राइसिस ये हुआ है कि इंडोनेशिया में पाम ऑयल का एक्सपोर्ट अभी उन्होंने बैन किया, तो इसलिए थोड़ा सा और इसके ऊपर थोड़ा सा क्राइसिस, छोटा सा क्राइसिस आ गया है। लेकिन ज्यादातर कमोडिटीज अभी भी अवेलेबल है, और एक ये वजह है कि हमारा जो रिश्ता है रूस के साथ वो अभी भी अच्छा है। रूस ने कहा है कि जो आपको फॉर इंस्टेंस फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, और रूस और यूक्रेन दोनों जो देश हैं वो फर्टिलाइजर्स के बहुत बड़े सप्लायर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो रूस ने हमें ये आश्वासन दिया है कि ये जरूर हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरा करेगा। तो ये जो वजह है, इससे पता ये चलता है कि इतना असर नहीं होगा। कुछ तो असर होगा, जैसे मैंने कहा तेल के दाम, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए वो है कि तेल के दाम बढ़े हुए हैं और हम इंपोर्ट करते हैं, और इसके दाम जो हैं आम आदमी के ऊपर ये बर्डन इस वक्त हो रहा है। Sushma, the DIIs have been maintaining the price level of the index by being net buyers. If they turn out to be net sellers, then the market should fall. But we have the LIC IPO coming up next week on May the 4th, and that will continue till May the 9th, where 22 crore shares are going to be sold, 3.5% dilution of the government stake in this insurance company. How is that going to impact the market with diversion of investment into this initial public offer? I think, of course, it's a very positive development. First, from the point of view of the fact that the government is going ahead with disinvestment, and we have been waiting for long for many of these companies to be disinvestment. Of course, this is not privatization. This is merely raising resources from the company, and the estimate is that they are going to raise some 21,000 crores from sale of shares of this company. So that is certainly going to be a positive in the market, I would say. And I think that there's also an expectation that you will have an inflow of foreign funds, making purchases in the LIC IPO. So you will have an inflow at that point of time. So this is, I think, a positive, certainly, as we are moving towards the LIC IPO. One hopes that it garners the kind of response that is anticipated. It's also important in the sense that the government is desperately in need of funds right now. Of course, revenue collections have been fairly good over the last financial year. But the fact is that now again, we are coming back to oil imports, with oil imports becoming so costly, and the need to fund huge infrastructure projects as well as rural job schemes, I think, as well as to finance the free food grain schemes, the many welfare schemes which the government has on hand. So this is also important in that sense for the government. So, सुषमा जी, LIC IPO की बात करते हुए जो उन्होंने वैल्यूएशंस को थोड़ा टोन डाउन किया है बाजार की स्थिति को देखते हुए, आपको लगता है कि वो उसकी वजह से शायद जो रिस्पांस है वो अच्छा मिलेगा, वो ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितनी उम्मीद है आपको कि ये IPO जो है वो सक्सेसफुल होगा? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। रियलिस्टिक वैल्यूएशन से ज्यादा रिस्पांस मिलेगा, और ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस ऐसे मॉडरेट किए हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि इस वक्त रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। अभी हमने बात की कि DIIs का जो की परचेसेस अच्छी हैं। अभी हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अभी भी एपेटाइट है इसका, ये बड़ी निवेश करने के लिए। देखना ये है कि FIIs कितना इन्वेस्ट करती हैं LIC में। फिर भी मुझे लगता है कि इसका रिस्पांस काफी अच्छा होगा। और यूएस फेड से जो एक वक्तव्य आया है जेरोम पावेल का कि हम अब 50 बेसिस पॉइंट्स मई की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कितनी आपको संभावना लगती है कि आरबीआई भी इस दिशा में कोई कदम उठाएगा? और क्या आपको लगता है कि इसके लिए इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड है? बिकॉज CII के प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्हें पूरी आशा है कि इस वर्ष प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर गति पकड़ेगा डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। सो आप कैसे देखती हैं स्थिति को? देखिए, पहली बात तो ये है, जो फेडरल रिजर्व कर रहा है वो तो बहुत एग्रेसिव तरीके से रेट हाइक्स कर रहे हैं,
और उनका भी मतलब उनका ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ रहा है अमेरिका में जैसे कभी नहीं बढ़ा। 30 साल के बाद इतनी ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ी हैं उनकी इकोनॉमी के ऊपर। तो उनका ये बढ़ाना के ऊपर एक वजह है, एक मोटिवेशन है। लेकिन हमारे देश में अभी भी इतनी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नहीं है। हाँ, हालांकि इन्फ्लेशन जो है आरबीआई की टॉलरेंस बैंड के अपर लिमिट तक पहुंच गया है, 6% के ऊपर, स्लाइटली ऊपर है। तो लेकिन अभी भी आरबीआई ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं किया है कि वो रेट हाइक जल्दी से करेंगे। हाँ, अकोमोडेटिव उनका अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो थोड़ा सा बदल रहे हैं और इन्फ्लेशन के ऊपर उनकी आंख है, रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर उनकी नजर लगी हुई है। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत अग्रेसिवली करेंगे, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं कि ग्रोथ की जो स्थिति है हमारे देश में वो किस तरह से चल रही है। तो उनके पैरामीटर्स जो हैं वो अलग हैं। और आगे पहले भी हमने देखा है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो जरूरी नहीं है कि बाकी की जो विश्व भर में सेंट्रल बैंक्स हैं उनके इन लाइन विद देयर पॉलिसीज वो चले। Sushma, this is also directly linked to the yield on treasury bonds in the U.S. We are seeing FIIs and FPIs diverting some of the equity investment into the bond market, and even in our domestic market, we are seeing a uptick in the demand for government securities, GSEC, state development loans, AAA-rated corporate bonds. Do you see the market turning bearish after May the 9th once the LIC IPO is completed? Well, I don't think it will be. What you're saying is absolutely right. There is an appetite now for bonds, and but I don't. It's very difficult to predict what will happen. But I still see. I would envisage that the market would remain volatile even after the LIC IPO, because this is the situation. The global situation is still very dynamic. The global situation is not only dynamic; it is volatile. And there are literally developments every day, and what happens in terms of what the OPEC stand as far as oil production is concerned is also very significant, because then you will have a better idea as to how the oil prices are going to go. The oil prices have been falling slightly. The downside has been capped simply because OPEC Plus is not prepared to release more output. Now, this again is in the context, this is all very much linked. This is in the context of Europe buying oil and gas from Russia, and how long is that going to last? So these kind of geopolitical developments are dynamic and continuing to weigh on the market. And I think this will continue even after May 9th, as you said. It could be bearish, it could be bullish. I think it will be sort of ups and downs, a volatile situation. श्रोताओं, अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। इसके बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे सुषमा जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। सुषमा जी, अगर हम करेंसी बाजारों पर नजर डालें तो डॉलर का जो डॉलर इंडेक्स का जो स्तर है वो 101.96 पर पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि डॉलर एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, और जैसा आपने अभी बताया कि इतनी अनसर्टन एनवायरनमेंट है, तो आपको लगता है कि डॉलर में ये मजबूती बनी रहेगी? और जो भारतीय करेंसी है रुपया, उसका जो लेवल है 76 रुपीज 58 पैसे आज का जो लेवल है,
है और इसके आसपास ही जो ये लेवल रह रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? कैसा है भारत के इकोनॉमी के लिए? देखिए, डॉलर जो है, हाँ, वो अभी भी सेफ हेवन है करेंसीज के लिए। सबसे डोमिनेंट करेंसी वो है अभी भी डॉलर। और इसकी जो अहमियत है मेरे ख्याल में रहेगी, क्योंकि इवन दो बातें मतलब काफी चर्चा हो रही थी कि शायद युआन भी एक रिजर्व करेंसी दुनिया भर में मतलब आ जाए, एक नई रिजर्व करेंसी, लेकिन मेरे ख्याल अब वो बात बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ डॉलर की बात हो रही है। अगर हम रुपए की बात करें, रुपया काफी स्टेबल रहा है। थोड़ी सी डिप्रिसिएशन हुई है 1.5 साल में, मतलब 75 से 76 आ गया है। तो ये इनफैक्ट 74.5 से मेरे ख्याल 76 आ गया है। तो ये मेरे ख्याल अच्छा ही हुआ जो डिप्रिसिएशन हुआ, क्योंकि ये एक्सपोर्टर्स को काफी फायदा हुआ। एक्सपोर्टर्स जो इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनका पहली बार टारगेट $400 बिलियन का पहुंच गए हैं। एक्सपोर्ट समझ लीजिए इस वक्त थोड़ा सा बूम पीरियड चला हुआ है। तो इसका जो डिप्रिसिएशन रुपये का है, डिवैल्यूएशन थोड़ा सा हल्का सा, वो उसको ये एक्सपोर्टर्स को फायदा देता है। हाँ, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब तेल की खरीदारी करते हैं उसमें हमें जरूर नुकसान है। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी जो हमारी जो आर्थिक स्थिति के जो बदलाव हुए हैं पिछले 2 साल में, मेरे ख्याल उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो रुपया काफी स्टेबल रहा है। हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो कंट्रैक्शन हुआ था, फिर भी रुपया इतना गिरा नहीं था जितना कर सकता था, काफी स्टेबल रहा है। जी, आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। अमरीकी शेयर बाजारों में सप्ताह के आखिरी समय में अमरीकी शेयर बाजारों में सत्र के आखिरी समय में आई तेजी के बाद अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हालांकि चीन में कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों, वैश्विक वृद्धि को लेकर डरों और यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति को कड़ा करने की प्रक्रिया तेज करने के प्रस्ताव के चलते निवेशकों में सतर्कता बनी रही। जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों 0.4% की बढ़त में रहे और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन दूसरी ओर चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.4% लुढ़क गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 1% की वृद्धि पर था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 1.2% की बढ़त चल रही थी। Very briefly, Sushma, the yuan's valuation to the US dollar is still quite stable. It's 0.15 to the US dollar. Despite the lockdown, it has not impacted the currency by much. Yes. Well, I think it's very short term. The situation in China has not, it's just been a few weeks. So I don't think there would be any change unless it continues for a longer, at least for a month or so. And then you might see some kind of a change. But for the time being, I think because the issue has arisen very suddenly, and the lockdowns have not been imposed over large areas in that country, Right. I think that there will be no changes for the time being. Moving on to the U.S. stock market. U.S. stocks rose yesterday with the Nasdaq ending sharply higher after Twitter agreed to be bought by billionaire Elon Musk, sparking a late-day rally in growth stocks. The Dow Jones Industrial Average Index added 0.7%, the S&P 500 climbed 0.6%, and the Nasdaq Composite Index surged to 1.3%. Even though Elon Musk is dominating the news with his offer for Twitter, what are the other positives of the U.S. stock market in the short term? But I think in the short term, the fact is that despite inflation, the economy is still doing quite well, in terms of jobs. And I think that's one major area. And so they are, and also as far as COVID is concerned, they're coming back to normalcy. That's the big plus point in the United States, that they went through a very, very bad time, probably worse than us in the third wave. Right. And yet
they are bouncing back. So I think that those are the real positives right now. और आपने अभी कहा था कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट ने भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है। पश्चिमी देशों का आप क्या कहेंगी ब्रीफली, उन पर कितना इम्पैक्ट आप होता हुआ देखती हैं? उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर आप देखें फॉर इंस्टेंस यूरोप में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल यूरोप में है, क्योंकि और खासकर और छोटे जो देश है इमर्जिंग इकोनॉमीज जिनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है इंडिया की तरह, लेकिन यूरोप में अगर आप देखें कि जर्मनी और बाकी सारे देश वहां पर वो रूस से अभी भी तेल और गैस मंगवा रहे हैं। अगर वो तेल और गैस वहां से नहीं मंगवाएं तो उनकी तो पूरी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो इस दुविधा में ये सैंक्शंस लगा रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये जो रियलिटी है कि वहां से उन्होंने ऑयल और गैस खरीदना ही खरीदना है अपनी जो आम जिंदगी चलाने के लिए। और बाकी रेफ्यूजीज आ रहे हैं यूक्रेन से उन देशों में, पोलैंड में और सारी जो आसपास के देशों में, उसका भी असर है। और तो जॉब्स के ऊपर प्रेशर होगा यूरोप में। सप्लाईज बहुत सारी उनकी जो सप्लाईज है रशिया और यूक्रेन से आती हैं, क्योंकि आसपास के देश हैं। मेटल्स, तेल को छोड़िए, मेटल्स की बहुत जरूरत है वहां पर, फर्टिलाइजर्स की बहुत जरूरत है। तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर इन देशों के ऊपर है, यूरोपीय देश जो हैं। Moving on to the oil market, in intraday trade, Brent crude was trading around $103.40 per barrel, while WTI crude prices were at $99.60 per barrel. According to the latest news, you were just mentioning about Russia exporting to India crude oil has jumped from $16 million to $40 million in the last quarter. Even though it's a very small percentage of our imports, is it likely to go up at discounted rates? And the other deal on coal to India? I think oil is a very, very small quantity. Even if it is increased, yes, of course, we would like to take any, even if it is a small quantity, India is happy to take it at discounted rates, and why not? If somebody is offering to us cheaply, but the problem, of course, is distance in getting it from the northern reaches of Russia. That is a big problem. So this is, I think, this is actually a non-issue which the Western countries have made into a huge issue, the purchase of oil. तो आपको लगता है कि ब्रीफली चाइना में जो बहुत कड़े कोविड कर्व्स लगाए गए हैं, उसका एक कहें कि सिल्वर लाइनिंग है कि ऑयल के प्राइसेस में कुछ डाउनवर्ड प्रेशर आया है? हाँ, डेफिनेटली इसकी सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड चाइना का है, और अगर डिमांड उसका कम हो जाता है तो ऑब्वियसली दामों के ऊपर असर हुआ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इसका जो डाउनसाइड इफेक्ट है चीन की जो डिमांड का, उसकी कैपिंग समझ लीजिए हो जाता है, क्योंकि ओपेक अपने जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अपना इस वक्त बढ़ाएगा नहीं, और इतना रहेगा, अपना प्रोडक्शन उतना ही रखेगा जितना अपने जितना मतलब $100 या $80-90 तक तो ये रेट्स रहे। तो इस वजह से हालांकि और भी सुषमा जी, समय बिल्कुल इजाजत नहीं हमें दे रहा है और चर्चा को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सोनू। और चलते चलते बता दें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का वायदा मूल्य 180 रुपए बढ़कर 51,570 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, और चांदी का वायदा कारोबार भी 40 रुपए बढ़कर 65,155 रुपए प्रति किलो हो गया। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices rise more than 1% amid positive global cues. Sensex closes above 57,300 points. Nifty finishes above 17,200 points. Rupee appreciates to 76 rupees and 58 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rise to trade around $103 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.